जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज है 27 अक्टूबर। कल 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स हम चैनल पे किसी इमरजेंसी कारण नहीं ला सके। आज हम दोनों दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। और तो संडे को बहुत कम ही न्यूज हमें देखने को मिलती है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज उस दिन जनरली कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आते हैं। बट आज इन्फेंट्री डे है, तो वो न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है कि इन्फेंट्री डे सेलिब्रेट किया, क्या सिग्निफिकेंस है। आपने देखा सुबह भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर इन्फेंट्री डे पे सभी वॉरियर्स की इनडोमिटेबल स्पिरिट को यहाँ पे सैल्यूट करा। तो आज हम सारे इंपॉर्टेंट न्यूज को डिस्कस करेंगे, जो सैटरडे की न्यूज है प्लस जो आज 27 अक्टूबर की न्यूज है। सबसे पहली न्यूज, निर्मला सीतारमन मैम हाइलाइट्स ग्लोबल साउथ रोल इन शेपिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। ये वर्ड ग्लोबल साउथ, इसमें से कीवर्ड था जो हमें कैच करना था। ग्लोबल साउथ लास्ट ईयर से लगातार न्यूज में है। ठीक है, आपको पता है लास्ट ईयर जब इंडिया ने G20 की मीटिंग यहाँ पर होल्ड की थी, तब उस टाइम पर यहाँ पे ग्लोबल साउथ की खूब डिस्कशंस यहाँ पे करवाई गई। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अफ्रीकन यूनियन इसमें ऐड किया गया। इस बार जब G20+1 की मीटिंग आप देखेंगे कि ब्राजील में होगी, तो उसमें अफ्रीकन यूनियन की भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन होगी। अब ये साउथ का मतलब यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर नहीं है, पहले तो क्या है वो डिस्कस करते हैं। ग्लोबल साउथ वो कंट्रीज है जिनको डेवलपिंग कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, लीस्ट डेवलप के नाम से भी जाना जाता है, या अंडर डेवलप्ड कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे, इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी, तो आप देखेंगे नॉर्थ नॉर्थ कंट्रीज लिखा आएगा या साउथ साउथ कंट्रीज लिखा आएगा। ठीक है, तो नॉर्थ नॉर्थ डेवलप्ड कंट्रीज और एक है डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, यही फिर इसको ग्लोबल साउथ या ग्लोबल नॉर्थ लिख सकते हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, जो कि प्राइमरली अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में है, उनको ग्लोबल साउथ कंट्रीज कहा जाता है। इन कंट्रीज में आपको हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी देखने को मिल सकती है, इनकम इन इक्वालिटी देखने को मिल सकती है, चैलेंजिंग लिविंग कंडीशन दिख सकती हैं एज कंपेयर टू द ग्लोबल नॉर्थ, जो कि जनरली हमें वेल्दी कंट्रीज देखने को मिलती हैं। तो ये है ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल साउथ से रिलेटेड एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि यहाँ पर लास्ट लास्ट मंथ करंट अफेयर्स में भी रही, ब्रेंट लाइन। ब्रेंट लाइन क्या है, जिसको प्रपोज किया था विली ब्रेंट ने 1980 में। ये लाइन बेसिकली क्या कर रही है कि जो रिचर कंट्रीज हैं जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है उनको, और जो उनके कंपैरिजन में पुअर कंट्रीज हैं मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में, उसके बीच में एक डिमार्केशन कर रही है ये लाइन। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रेंट लाइन। ये बेसिकली एक सोशो इकोनॉमिक डिवाइड लाइन है जो नॉर्दर्न कंट्रीज और सदर्न कंट्रीज के बीच में यहाँ पर हमारे पास देखने को मिलती है। ठीक है, तो ब्रांड लाइन क्या है, ग्लोबल साउथ क्या है, ये इस न्यूज में से आपको कीवर्ड कैच करना था। अब ये विकिपीडिया पे बहुत अच्छा मैप भी बनाया हुआ है, आप देख रहे हैं कि दिस इज द ब्रांड लाइन, जो कि यहाँ पर क्या कर रही है, डिवाइड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, वेल्दी ऊपर यूरोप, ठीक है, एशिया, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इज कॉल्ड अ ब्रांड लाइन। सेकेंड न्यूज हमारे पास थी यहाँ पे, यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह लॉन्च $25 मिलियन पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट। पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया है, PFP। ये प्रोजेक्ट क्या है, कोई भी प्रोजेक्ट आता है या कोई भी मान लेते हैं आपके पास क्या कहते हैं इंडेक्स आता है, तो कौन लॉन्च कर रहा है, ठीक है, किसने इनिशिएटिव लिया है, आपको ये पता हो। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर जी ने पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया ऑन एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग इन इंडिया फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। भाई पेंडेमिक के लिए प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका टोटल क्या है, $25 मिलियन इनिशिएटिव फंडेड बाय, कौन फंड कर रहा है, G20 का पेंडेमिक फंड। इंपॉर्टेंट अब आपके लिए पहला इसमें कि जो G20 का पेंडेमिक फंड है वो इसको फंड कर रहा है। अब ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं 1 2 3 वाले, उसमें पूछा जा सकता है। अब कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन सी है इसकी, इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड थ्रू 3 इंप्लीमेंटिंग एंटिटीज। नंबर 1 एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको कर रहा है, नंबर 2 फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO कर रहा है, एंड नंबर 3 वर्ल्ड बैंक इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे पहले इनिशिएटिव लिया G20 का पेंडेमिक फंड, ठीक है, उसके बाद ये 3 इसकी इंप्लीमेंटिंग एंटिटी है। The expected completion date of implementation is August 2026. Number 3
इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि अगस्त 2026 यहाँ पे जो है इसकी एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट है। 3 कौन सी इंप्लीमेंटिंग एंटिटीज है वो हो गया, ठीक है। एंड इसके अलावा पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया है। नाउ थर्ड न्यूज हमारे पास जो आती है पीआईबी से। इंडिया एआई एट MITI and Meta collaborates to advance open source artificial intelligence innovation R&D skill development in India। अब इसमें इंडिया एआई और मेटा ने यहाँ पे दोनों ने मिलकर अनाउंस किया है फॉर ऑफ द सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई सृजन। सृजन अब आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि सृजन इज इन न्यूज करंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग, ठीक है। इसको कहां पर स्टैब्लिश यहाँ पे अनाउंस किया है, आईआईटी जोधपुर में, अलॉन्ग विद द लॉन्च ऑफ YUV एआई, ठीक है। YUV एआई क्यों कर रहा है, स्किलिंग के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। किसके साथ कोलैबोरेशन करा उन्होंने, AICT के साथ किया है, सो दैट ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडवांसमेंट हो। तो सृजन वर्ड जैसे ही आएगा आपको पता होना चाहिए कि सेंटर फॉर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है AI। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सबको पता है कि लगातार आने वाले टाइम में यहाँ पर इस पे खूब एडवांसमेंट सरकार कर रही है। जो ये है जनरेटिव एआई बेसिकली एम क्या कर रहा है कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एडवांस किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसके साथ साथ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल और एथिकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज है उसकी यहाँ पर ग्रोथ को फॉस्टर किया जाए, ठीक है। तो सृजन यहाँ पर आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि सृजन अभी न्यूज में चल रहा है, किस चीज से रिलेटेड है, बिकॉज इसका कहीं से भी आसपास से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें कोई भी लिंक देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास थी अगेन पीआईबी की न्यूज थी। अभय, लॉन्च ऑफ अभय, 7th शिप है जो ASW SWC प्रोजेक्ट की, ठीक है। ये अभय क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। अभय जो कि 7th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसको ASW SWC के नाम से यहाँ पे लिखा हुआ है, being built by GRDC for Indian Navy, launched on 25th of October at LNT Katupalli, ठीक है। तो अभय वर्ड जैसे वहां पे सृजन है यहाँ पर अभय वर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ हो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, बस इस न्यूज में इतना ही आपको पता होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत को यहाँ पे रिजॉल्व उसकी तरफ ले जा रहा है, बिकॉज इसमें 80% जो है वो इंडिजीनियस कंटेंट है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत की हरदम बात करते हैं, तो शिप बिल्डिंग में आत्मनिर्भर भारत की तरफ यहाँ पर ये लेके जा रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है, दैट इज इंडिया विल हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पर डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि क्या टारगेट है, विच विल बी नोन एज भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। नाउ एक MOU साइन हुआ है जिसमें सारे इनिशिएटिव जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की एस्टेब्लिशमेंट के लिए यहाँ पे लिए गए हैं। एंड द अनविलिंग ऑफ बायो E3 यहाँ पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको पता हो, ये बहुत ही यहाँ पर एडवांस और प्राउड फीलिंग वाली बात है कि इंडिया का 2035 तक 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन होगा। The collaboration will focus on the areas microgravity research, space biotechnology, space biomanufacturing, bioastronautics, space biology, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ये रिटन एग्जाम में काम आ सकता है, बट इसमें सबसे पहला एक आपको ये पता हो, टारगेट पता हो। ये पॉलिसी एम क्या कर रही है, this aims to foster high performance biomanufacturing in the country with the goal of reaching $300 billion bioeconomy by 2030। ये पूछा जा सकता है आपसे, बिकॉज इस तरह के टारगेट्स भी अप्रोच जैसे SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, एक डेट फिक्स्ड है टारगेट। तो इसी तरीके से भाई कौन से ईयर तक इंडिया यहाँ पर क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल पोलियो फ्री हो जाएगा, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इस तरह के डेडलाइन वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट बहुत शानदार न्यूज थी डाउन टू अर्थ की, ठीक है। यहाँ पे सोर्स डाउन टू अर्थ आप देख रहे हैं, 2024 ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। अब जैसे हमने कुछ दिन पहले यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स किया था, अब मैंने कहा था कोई भी अगर इंडेक्स आ रहा है तो आपको ये जरूर पता हो कि कौन कौन से पैरामीटर्स के बेस पर उस इंडेक्स में यहाँ पर रैंक्स निकाल कर लेकर आते हैं। इंडिया की रैंक इसमें 176 आई है 180 में से, आप देख रहे हैं कि वर्स्ट परफॉर्मर्स में से है इंडिया।
अब क्या इंडेक्स है ये, क्या किस पैरामीटर्स को लेकर आ रहा है, वो डिस्कस करते हैं। इंडिया विद द एब्साइमल स्कोर, बहुत कम स्कोर 45.5, 100 में से यहाँ पर 45.5 स्कोर है, जिसमें इंडिया 176 रैंक पर है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में। The country is ranked as one of the 5 worst performance along with the Kiribati 180 पे है। तुर्किया, देखिए इसको टर्की लिखा हुआ है, ऑल्दो नाम ये भी टर्किया हो चुका है, 179, इराक 178, माइक्रोनेशिया 177, ठीक है। इन सब की आप रैंकिंग देख रहे हैं कि इनके साथ साथ इंडिया की भी 176 यहाँ पर रैंक रही है। अब दिस इज द फर्स्ट एवर नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स एनसीआई, जो कि अक्टूबर में यहाँ पर लॉन्च हुआ, जिसमें 4 आपके पास यहाँ पर वो है मार्कर्स जिसके बेस पे ये आया है। नंबर 1 तो आपके पास है यहाँ पर पैरामीटर लैंड मैनेजमेंट। नंबर 2 आपके पास है यहाँ पर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। नंबर 3 आपके पास है कैपेसिटी एंड द गवर्नेंस, एंड नंबर 4 है फ्यूचर ट्रेंड्स। इनके बेस पर ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 आया है, जिसमें इंडिया की रैंक 176 है। नाउ नेक्स्ट, ये हमारा हो चुकी है, न्यूज कवर हो गई है। नाउ नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑनर्स इंडोमिटेबल स्पिरिट एंड करेज। आज अक्टूबर 27 है, इन्फेंट्री डे, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो भी चैनल देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इन्फेंट्री में जाएंगे, ठीक है, तो आपको पता हो कि आज इन्फेंट्री डे है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है वो डिस्कस करते हैं। नाउ नंबर 1, इन्फेंट्री डे इज मार्क्ड एनुअली ऑन अक्टूबर 27, आज के दिन, to commemorate the historic moment in 1947, जब फर्स्ट बटालियन सिख रेजिमेंट की यहाँ पर पहली बटालियन श्रीनगर में एयरफील्ड होती है 1947 में। उस हिस्टोरिक मोमेंट को कॉमेमोरेट करने के लिए इन्फेंट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। द बटालियन स्विफ्ट एक्शन वाज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोटेक्टिंग द पीपल ऑफ JNK फ्रॉम पाकिस्तानी काबेली रेडर्स। काबेली रेडर से बचाया, यहाँ पर लोगों को बचाया अपने स्विफ्ट एक्शन से फर्स्ट बटालियन सिख रेजिमेंट की। एंड काबेली रेडर्स वो थे जिनको पाकिस्तान आर्मी यहाँ पर सपोर्ट कर रही थी, एंड जो पाकिस्तान का यहाँ पर जो ऑपरेशन था उस रीजन को ऑक्युपाई करने का, यहाँ पर उनको उससे दूर करा फर्स्ट बटालियन ऑफ सिख रेजिमेंट ने, ठीक है। तो यहाँ पे दिस ऑपरेशन थ्वाटेड पाकिस्तान अटेम्प्ट्स टू ऑक्युपाई द रीजन, मार्किंग अ डिफाइनिंग मोमेंट इन द इंडियाज बॉर्डर। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पे इन्फेंट्री की, जिसे क्वीन ऑफ द बैटल भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे मेजर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स अभी तक हुए उन सब में यहाँ पर इनका इन्फेंट्री का की रोल रहता है। फॉर एग्जांपल 1947-48 में पाकिस्तान के साथ जो वॉर होती है, 62 में चाइना के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, 65 और 71 की वॉर लगा लीजिए, 99 की कारगिल कॉन्फ्लिक्ट लगा लीजिए, इसमें इन्फेंट्री का यहाँ पर की रोल है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो आज इन्फेंट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर 27, एंड उस पे ही सुबह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उनकी इंडोमिटेबल स्पिरिट और करेज को यहाँ पे सल्यूट करा है, ठीक है। तो ये थे हमारे अक्टूबर 26 के, कल के सैटरडे के एंड संडे के करंट अफेयर्स। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि करंट अफेयर्स आपको 7, 8, 5, 6 बजे जो जितने टाइम पे मैं डालता हूँ रैंडमली उस पे ना मिले, थोड़ा लेट मिले बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी, ठीक है। बट अगर किसी दिन स्किप भी होगा तो वो वाले करंट अफेयर्स में नेक्स्ट डे पक्का डिस्कस करूंगा। एंड आप सबको पता है मैं जानबूझ के करंट अफेयर्स 5 बजे के बाद लेकर आता हूँ। आप जनरली देखते हैं कि यूट्यूब पे जो चैनल्स हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे सुबह करंट अफेयर्स डालते हैं, ठीक है। बट 5 बजे तक पहले मैं वेट करता हूँ यहाँ पर पीआईबी की, बिकॉज पीआईबी पे सारी मिनिस्ट्रीज की न्यूज आती हैं, एंड पीआईबी की वेटेज कितनी है हम हर बार पेपर में देख ही रहे हैं, ठीक है। ऑल दो न्यूज़पेपर जो है इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, फर्स्ट पोस्ट, ये सब जल्दी आ जाते हैं। बट यहाँ पर मेजर मेरा इशू है कि पीआईबी को मैं जरूर आपके पास लेकर आऊं, बिकॉज पीआईबी बहुत अच्छी वेटेज यहाँ पर रखती है यूपीएससी के एग्जाम्स में। प्लस डीडी न्यूज पे भी 5 बजे तक जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे लगता है कि अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वाले सेशंस में आप देख रहे हैं, इसलिए मेरे सेशन ज्यादातर 20 से 25 मिनट के होते हैं, बिकॉज हम खाली वही डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर मुझे टाइम पास करना है तो मैं 1 घंटे तक एक न्यूज के साथ आराम आराम से अपनी स्टोरियां बताते हुए इसको लंबा खींच सकता हूं, बट नहीं, आप चैनल पे देख ही रहे हैं पिछले 1 साल से खाली यहाँ पर टू द पॉइंट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसी को डिस्कस किया जाए, सो दैट आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। नंबर 2, इस इनिशिएटिव के थ्रू मैं चाहता हूं कि आपको यह पता लगे कि न्यूज़पेपर से कैच क्या करना है, ठीक है। इसमें मैंने एक न्यूज अभी डिस्कस नहीं करी और तो मैं उसको नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊंगा
दैट इज राइट टू डाई। कल एक न्यूज आई थी, राइट टू डाई विद द डिग्निटी। आर्टिकल नंबर 21 है राइट टू लाइफ। ठीक है, तो उसी में अगर हम बात करें तो एक चीज कल आर्टिकल आया था, मुझे लगा कि वो यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसमें जो एक केस है वो केस मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है, दैट्स कॉल्ड पैसिव इथेनेशिया। भाई कुछ लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि यस भाई उनकी लाइफ उसमें मेडिकेशन जो है उनके ऊपर अब एप्लीकेबल ही नहीं हो रही है, सब कुछ डॉक्टर्स ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, उसके बाद यहाँ पे कुछ मेडिकेशन देकर उनको यहाँ पे मारा जाता है। ठीक है, राइट टू डाई विद डिग्निटी आर्टिकल 21 के अंतर्गत है, फंडामेंटल राइट। तो इससे रिलेटेड कल एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, पैसिव इथेनेशिया। एंड कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग ही ना ले पाए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं, ये हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल तो मुझे वो यूपीएससी परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा सिविल सर्विस से, बट स्टिल हम उसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.